Hello dear students, welcome to another important video of MCQ questions on hospitals and clinical pharmacy जो कि बहुत important है for the students of D Pharma and B Pharma. So आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने पहले पार्ट 1 में भी कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे. आज हम पार्ट 2 बना रहे हैं और इसमें भी हम कुछ क्वेश्चंस और डिस्कस करेंगे. ओके, तो चलिए लेट्स कंटिन्यू विद द क्वेश्चंस. सो स्टूडेंट्स, आज हमारा जो अगला क्वेश्चन है, वॉकमैन्स स्पून इज़ यूज्ड. ठीक, वॉकमैन्स स्पून किस लिए यूज़ किया जाता है? ऑप्शंस है टू रिमूव पॉइजन फ्रॉम स्टमक, टू डू गैस्ट्रिक लेवेज, टू सक गैस्ट्रिक जूसेस इन डिफरेंट सर्जिकल केस, टू कलेक्ट फ्लूइड फ्रॉम कैविटी. तो मैं आपको बता देती हूँ, वॉकमैन्स स्पून एक स्पून जैसा स्ट्रक्चर होता है, एक स्पून जैसा इंस्ट्रूमेंट होता है, सॉरी, उसको हम यूज़ करते हैं टू कलेक्ट फ्लूइड फ्रॉम बॉडी कैविटीज़. ओके, तो दिस ऑप्शन डी इज़ करेक्ट ऑप्शन. ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन. बेलाडोना प्लास्टर इज़ यूज्ड एज काउंटर इरिटेंट इन rheumatism एंड न्यूरालजिया. rheumatism गाउट रिलेटेड जो जॉइंट्स में पेन होता है, जॉइंट्स में पेन, और न्यूरालजिया जो होता है नसों में दर्द जिसको आप कहते हो. ठीक है, स्प्लिंट फॉर करेक्शन ऑफ फ्रैक्चर्स, फॉर गिविंग लाइट सपोर्ट टू स्प्रेन्स, ऑल ऑफ दी अबव. तो बेलाडोना प्लास्टर जो होता है, ये हम ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन है, आंसर है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सीटी स्कैनर इज़ यूज्ड फॉर. सीटी स्कैन का नाम किसने नहीं सुना होगा? तो जो ऑप्शंस हैं चलिए उसको देखते हैं. एनालिसिस हार्ट, एनालिसिस ऑफ ब्रेन, एडवांस मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस ऑफ ऑल ऑर्गन्स, ऑल ऑफ दी अबव. तो देखिए, ब्रेन, हार्ट, कुछ भी हो, इसका जो ऑप्शन सी है ये करेक्ट आंसर है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. कैथेटर्स आर यूज फॉर. कैथेटर किसी को कब लगाया जाता है? जब यूरिन उसको नॉर्मली पास करने में प्रॉब्लम होती है, अनकॉन्शियस पेशेंट्स में हम कैथेटर यूज़ करते हैं. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ड्रेन ब्लैडर इन केस ऑफ यूरिन रिटेंशन. नेक्स्ट क्वेश्चन. लैक्टोज इंटॉलरेंस इन चिल्ड्रन इज ड्यू टू इनहिबिशन टू डाइजेस्ट नॉन रिड्यूसिंग शुगर, इनएबिलिटी टू डाइजेस्ट रिड्यूसिंग शुगर्स, inability to digest milk protein casein, और inability to digest casein and lactose. तो इसका जो करेक्ट आंसर है इज बी, inability to digest reducing sugars. सो अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ड्रग इज़ यूजफुल इन एनाफाइलेक्सिस. एनाफाइलेक्सिस सबसे पहले आप कौन सी ड्रग देंगे किसी केस में? सो इपिनेफ्रिन, एट्रोपिन, मेपायरामीन और नन ऑफ दी अबव. तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बता देती हूँ जो इसका करेक्ट आंसर है वो है एपिनेफ्रिन. हम इस मेडिकेशन को हमेशा इमरजेंसी के केस में जब सीरियस एलर्जिक रिएक्शंस होती हैं तब हम इसको यूज़ करते हैं. सीरियस एलर्जिक रिएक्शंस लाइक बाइट्स, किसी फूड से कोई एलर्जी हो गई, कोई ड्रग से या किसी भी सब्सटेंस से. ठीक है, तो ये एपिनेफ्रिन क्या करता है? तुरंत ही ब्रीदिंग को स्टिमुलेट करता है, हार्ट को स्टिमुलेट करता है. ठीक है, जो ब्लड प्रेशर कम हो रहा होता है उसको तुरंत बढ़ाता है. ठीक है, फेस, लिप्स और थ्रोट्स जहाँ भी जो स्वेलिंग्स होती हैं उनको कम करके एपिनेफ्रिन अपना काम करता है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज चीज़ इज़ नॉट गिवन विथ माओ इनिबिटर्स, मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनिबिटर्स, बिकॉज देयर इज़ अ रिस्क ऑफ. चीज़ क्यों नहीं दिया जाता है? एलर्जिक रिएक्शन, हाइपरटेंसिव क्राइसिस और डिक्रीज एब्जॉर्प्शन या नन ऑफ दी अबव. तो जिन पेशेंट्स को माओ इनिबिटर्स दिया जाता है उनको चीज़ नहीं दिया जाता. क्यों नहीं दिया जाता? इसका करेक्ट आंसर है फिलहाल तो हाइपरटेंसिव क्राइसिस हो जाता है इस वजह से. लेकिन इसका डिस्क्रिप्शन आप देखिए, जो माओ इनिबिटर्स होते हैं ये बेसिकली 3 न्यूरोट्रांसमीटर्स पे काम करते हैं. ठीक है, डोपामीन, नॉरएपिनेफ्रिन और सीरोटोनिन. और ये जो है माओ इनिबिटर्स जो है इन तीनों पे काम करके यानी कि फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स को भी मैनेज करने में, बैलेंस करने में हेल्पफुल होते हैं. ठीक है, ठीक. अब इसको आप, दे आर नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस इन द ब्रेन दैट हेल्प रेगुलेट वेरियस बॉडीली फंक्शंस. ठीक है, अब इसके बारे में अगर हम क्यों नहीं देते हैं, तो चीज़ में एक अमाइनो एसिड्स पाया जाता है दैट इज़ टायरामीन, जो कि ब्लड प्रेशर को काफ़ी इफेक्ट करता है. ठीक है,
इट इज़ रेगुलेटेड एंड ब्रोकन डाउन बाय द माओ एंजाइम्स। तो जो टायरामीन होता है, इसको जब ये आप चीज़ खाते हो तो इसमें जो टायरामीन प्रेजेंट है उसको ब्रेक डाउन करने के लिए हमें मोनोअमाइन ऑक्सीडेज एंजाइम्स की ज़रूरत होती है। तो अगर हम माओ इनहिबिटर्स दे रहे हैं मतलब कि हम उस एंजाइम को इनहिबिट कर रहे हैं। तो जब हम उस एंजाइम को इनहिबिट कर रहे हैं तो हम जो टायरामीन खा रहे हैं, चीज़ हम खाएंगे तो वो टायरामीन फर्दर कन्वर्ट नहीं होगा, उसका आगे जो है मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाएगा सही से। तो इसलिए माओ इनहिबिटर्स अगर दे रहे हैं तो चीज़ खाने से मना किया जाता है। तो अगर आप ये माओ इनहिबिटर्स ले रहे हो, टायरामीन लेवल आपका जो है वो बढ़ता चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि माओ एंजाइम्स अवेलेबल नहीं है, मोनोअमाइन ऑक्सीडेज एंजाइम आपके पास नहीं है क्योंकि आपने उस एंजाइम को इनहिबिट कर दिया है। तो क्या होगा, टायरामीन का लेवल बहुत ज़्यादा बॉडी में बढ़ता जाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, ब्लड वेसल्स जो हैं वो नैरो हो जाएंगी और क्या होगा, ब्लड प्रेशर आपका हाई हो जाएगा। तो ये था नेक्स्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरामफेनिकॉल इज़ नॉट को एडमिनिस्टर्ड विद टॉलब्यूटामाइड बिकॉज इट कॉजेज हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस या इनमें से कुछ भी नहीं। तो करेक्ट आंसर इज हाइपोग्लाइसीमिया। तो स्टूडेंट्स, टॉलब्यूटामाइड जो होता है वो ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करता है, ठीक है। कैसे कम करता है, वो पैनक्रियाटिक आइसोलेट बीटा सेल्स जो होती हैं, पहले लेक्चर में मैंने पार्ट 1 में आपको बताया है, इंसुलिन वहीं से सिक्रीट होता है। तो उस सेल्स को क्या करती हैं, उनको स्टिमुलेट करती हैं कि आप भाई इंसुलिन को सिक्रीट करो, जिससे क्या होगा, जो ब्लड शुगर लेवल है वो कम हो जाएगा, ठीक है। और क्लोरामफेनिकॉल कैसा होता है, इट इज़ बैक्टीरियोस्टेटिंग इन नेचर होता है, जो क्या करता है, इट इनहिबिट्स द प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक, प्रोटीन चेन इलॉन्गेशन को रोकता है बाय इनहिबिटिंग द पेप्टाइड ट्रांसफरेज एक्टिविटी ऑफ द बैक्टीरियल राइबोसोम्स, ठीक है। तो अगर हम क्लोरामफेनिकॉल और टॉलब्यूटामाइड को साथ में देंगे तो ये क्या करेगा कि टॉलब्यूटामाइड के इफेक्ट को बहुत ज़्यादा बढ़ाता चला जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ब्लड शुगर एकदम कम होता जाएगा, क्योंकि आपका मेन एम था टॉलब्यूटामाइड देने का कि ब्लड शुगर लेवल कम हो जाए, कंट्रोल में आ जाए। लेकिन अगर आप उसके संग क्लोरामफेनिकॉल भी दे रहे हैं तो टॉलब्यूटामाइड तो अपना काम कर ही रहा है, लेकिन वो इतना ज़्यादा कर रही है, अपना काम करते करते इस लेवल तक पहुँचेगा कि हाइपोग्लाइसेमिक की कंडीशन आ जाएगी, जिसके साइंस एंड सिम्टम्स हैं हेडेक, ड्राउजीनेस, वीकनेस, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज allopurinol when administered with mercaptopurine, it increases the action of mercaptopurine by inhibiting the enzyme xanthine oxidase, decreasing its absorption, displacing from protein binding site, or none of the above। तो उसका करेक्ट आंसर है स्टूडेंट्स इनहिबिटिंग द एंजाइम xanthine oxidase। अब आइए देखते हैं कैसे। एलोप्यूरिनॉल क्या करता है, ये डिक्रीजेज द ईल्ड ऑफ द पाथवे ऑफ 6-mercaptopurine टू इनएक्टिव 6-thioric एसिड। जब आप 6-mercaptopurine लेते हैं तो इसको फर्दर जो है, ये जो है 6-mercaptopurine इज़ द एक्टिव फॉर्म, ठीक है। इस एक्टिव फॉर्म को अब इनएक्टिव करने के लिए, ये एक्टिव फॉर्म इनएक्टिव फॉर्म में कब कन्वर्ट होता है, 6-thioric एसिड्स में। 6-mercaptopurine विल गेट कन्वर्ट इनटू 6-thioric एसिड, ठीक है। और क्या करता है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को उसके इन्हांस करके उसको बॉडी से बाहर निकालता है। तो अगर आपने एलोप्यूरिनॉल दे दिया तो एलोप्यूरिनॉल क्या करेगा कि इस कन्वर्जन के लिए 6-mercaptopurine से 6-thioric एसिड्स के कन्वर्जन के लिए जो एंजाइम की ज़रूरत है उसको क्या करेगा, उसको इनहिबिट कर देगा, ठीक है, ठीक, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, एंजाइम, कौन सा एंजाइम, xanthine oxidase, उस एंजाइम को इनएक्टिव कर देगा। अब वो एंजाइम एक्टिव हो जाएगा तो क्या होगा, 6-mercaptopurine का कॉन्सेंट्रेशन आपकी बॉडी में बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज पायरोडॉक्सिन इज नॉट एडमिनिस्टर्ड विथ लीवोडोपा बिकॉज इट। पायरोडॉक्सिन आपको बता दें इट इज़ फॉर्म ऑफ विटामिन, और लीवोडोपा जो है वो पार्किंसन डिसीज़ में हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, इंक्रीजेज इट्स डिकार्बोक्सिलेशन, ठीक है। कैसे, ये बोला, मतलब इट इज़ सजेस्टेड कि पायरोडॉक्सिन क्या करता है, सिस्टमिक मेटाबॉलिज्म ऑफ लीवोडोपा को बढ़ा देता है, ठीक है, सिस्टमिक, देयर बाय डिक्रीजिंग अवेलेबिलिटी ऑफ अमाइनो एसिड्स टू ब्रेन पैरेन्काइमा, और कॉम्बिनेशन ऑफ लीवोडोपा एंड कार्बिडोपा प्रिवेंट्स द लॉस ऑफ लीवोडोपा इफेक्ट प्रोड्यूस बाय एक्सोजीनस पायरोडॉक्सिन। एक्सोजीनस मतलब आप बाहर से खाओगे। DIS स्टैंड्स फॉर, सो स्टूडेंट्स ये ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर है ड्रग इंफॉर्मेशन सर्विसेज, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द IP लिमिट सिंकिंग टाइम ऑफ एब्जॉर्ब्ड कॉटन। सिंकिंग टाइम मतलब किसी चीज़ का लिक्विड में डूबने का क्या है,
it is sorry, it is 10 seconds. Okay. Next question is the normal value of hemoglobin in infants is, these are the options और correct answer है 16 to 18 ग्राम. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर बेड साइज 201 से 300 का है, अगर हॉस्पिटल में इतने बेड्स हैं तो कितने फार्मासिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी? तो करेक्ट आंसर इज 10. नेक्स्ट क्वेश्चन, EOQ स्टैंड्स फॉर, ये हमारे पास ऑप्शंस है, इसका करेक्ट आंसर है स्टूडेंट्स ए, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी. इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या, वो क्वांटिटी होती है, ये वो आइडियल ऑर्डर होता है जो कंपनी आगे के कॉस्ट, मतलब अगर वो बार बार ऑर्डर करेगी किसी चीज़ को तो उसको बार बार इन्वेंट्री करनी पड़ेगी, बार बार इन्वेंट्री का कॉस्ट, होल्डिंग का कॉस्ट और बार बार शॉर्टेज का कॉस्ट और ऑर्डर करने का कॉस्ट उसको बार बार बियर करना पड़ेगा. तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसको कंपनी सिर्फ एक बार मिनिमल ऑर्डर प्लेस करके अपने सारी ज़रूरत की चीज़ों को मंगा लेती है. इससे क्या होगा, उसके आगे के बार बार के खर्च जो हैं वो बंद हो जाएंगे. ठीक है. इस मॉडल को जो है डेवलप किया था फोर्ड डब्ल्यू हैरिस. ठीक है. 1913 में इन्होंने किया था. ओके. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, HAVC स्टैंड फॉर हाई वैक्यूम एंड एयर कलेक्शन, हाई वेंटिलेटिंग एंड एयर कंडीशनिंग, हाई वेंटिलेटिंग एंड एयर कलेक्शन, हाई बैलेंस एंड एयर कंडीशनिंग. तो करेक्ट आंसर इज हाई वेंटिलेटिंग एंड एयर कंडीशनिंग. अब व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ ट्यूब ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेट, आप लोगों ने हॉस्पिटल में बहुत देखा BT सेट, उसका लेंथ कितना होता है? उसका लेंथ होता है 6 फीट. ठीक. नेक्स्ट क्वेश्चन, द थ्रेड यूज टू टाई ब्लड वेसल्स एंड टिश्यू, ब्लड वेसल्स और टिश्यू को बांधने के लिए जो हम थ्रेड यूज़ करते हैं उसको आप क्या बोलते हो? इट इज़ नोन एज लाइगेचर. ठीक. अब देखो यहाँ पे मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में बताया है लाइगेचर क्या होता है. ठीक है. तो लाइगेचर आपको जैसे कि पता ही चल गया कि ब्लड वेसल्स और टिश्यू को बांधने के लिए यूज़ करते हैं सर्जरी में. ठीक है. अब जो है ये सिल्क के भी हो सकते हैं, गट वायर और किसी भी मटेरियल्स के बने हो सकते हैं. अब कैटगट, आप यहाँ एक ऑप्शन देख रहे हो, कैटगट क्या होता है? ये नेचुरल फाइबर्स से बनता है. ठीक है. नेचुरल फाइबर्स कहाँ पे मिलता है? एनिमल्स के इंटेस्टाइन्स में प्रेजेंट होता है. उस नेचुरल फाइबर से इसको बनाया जाता है. ठीक है. तो अब जो ये लोग यूज़ करते हैं, किस एनिमल का यूज़ करते हैं? जो जनरली शीप या गोट का इंटेस्टाइन. ठीक है. लेकिन कभी कभी कैटल्स, हॉर्स, म्यूरीज और डंकीज का भी इंटेस्टाइन के पास का फाइबर यूज़ किया जाता है, लेकिन इसका नाम है कैटगट, लेकिन ये कैट के इंटेस्टाइन से नहीं लिया जाता. ओके. अब सर्जिकल सूचर की अगर बात करें तो ये क्या करता है, बॉडी टिश्यू को और आफ्टर सर्जरी या किसी इंजरी के बाद ये सर्जिकल सूचर क्या करता है, उस चीज़ को, बॉडी टिश्यू को अपनी जगह पे बनाए रखने का काम करता है. ठीक है. इसमें क्या होता है, एक सुई होती है, आपने देखा ही होगा, जिसमें एक लंबा सा धागा बंधा होता है. ठीक है. ये बहुत सारे शेप और साइज़ के आते हैं. सॉरी. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ROM स्टैंड्स फॉर, आपको कंप्यूटर्स के बारे में भी पता होना चाहिए, आपके हॉस्पिटल फार्मेसी में है तो ROM क्या होता है सबको पता होना चाहिए. इट इज़ रीड ओनली मेमोरी. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, इटियोलॉजी मीन्स, इटियोलॉजी मतलब क्या होता है? इटियोलॉजी मतलब होता है कॉज ऑफ एनी डिसीज़, किसी बीमारी की कारण. ठीक है. नेक्स्ट सेम क्वेश्चन इज रिपीटेड, इसका आंसर रीड ओनली मेमोरी. नेक्स्ट क्वेश्चन, PCV स्टैंड फॉर, PCV है, PVC नहीं है कि आप लोग पॉलीविनाइल क्लोराइड बोल दो. PCV इज़ द पैक्ड सेल वॉल्यूम. पैक्ड सेल वॉल्यूम क्या होता है? इट इज़ द मेजरमेंट ऑफ द प्रपोर्शन ऑफ ब्लड दैट इज़ मेड अप ऑफ सेल्स. ठीक है. सेल्स से जो ब्लड का जो सैम्पल्स है उसमें कितनी सेल्स प्रेजेंट हैं उसके प्रपोर्शन को मेजरमेंट करते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड द पैक्ड सेल वॉल्यूम. ठीक है. इसके वो हम परसेंटेज और फ्रैक्शंस में इसको डिनोट करते हैं. दैट इज़ 40% मीन्स देयर इज़ अ 40 मिलीलीटर्स ऑफ ब्लड. ठीक है. नेक्स्ट, नॉर्मल वैल्यू ऑफ ब्लीडिंग टाइम रेंजेस फ्रॉम, ब्लीडिंग टाइम का नॉर्मल वैल्यू कितना होता है? इट इज़ 80 to 120 mg. ब्लीडिंग टाइम क्या होता है?
It is a medical test that measures how fast a small blood vessel in the skin stop bleeding. जब आपको चोट लगती है तो कितनी तेज़ी से आपका ब्लड वेसल जो है ब्लीडिंग करना बंद करता है, उसको मेज़र करते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड द ब्लीडिंग टाइम. नॉर्मल वैल्यू ऑफ ब्लड कोलेस्ट्रॉल इज़ कितना होता है? इट इज़ 120 to 240 mg. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन अ स्टेट रिजल्टिंग फ्रॉम द रिपीटेड यूज़ ऑफ ड्रग. बार बार किसी चीज़ को खाने से क्या होता है? किसी दवा को, ड्रग को खाने से ड्रग हैबिचुएशन, उसकी आदत पड़ जाती है. ठीक है. अब यहाँ बहुत सारे टर्म्स हैं. अब देखिए आपको एक ही क्वेश्चन से 5-6 क्वेश्चंस रेडी हो जाएंगे. ठीक है. अब ड्रग एडिक्शन को और किस नाम से जानते हैं? ऑल्सो कॉल्ड सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर. ठीक है. ये क्या होता है? इट इज़ अ डिसीज दैट नेगेटिवली अफेक्ट अ पर्सनस ब्रेन एंड बिहेवियर. ठीक है. पर्सन कैन बिकम ऑब्सेस्ड विथ एनी लीगल और इलीगल ड्रग्स. तो सब्सटेंस और ड्रग एडिक्शन क्या होता है? इसमें होता है कि कोई ऐसी चीज़ जिसको पेशेंट बार बार ले रहा है और वो पेशेंट के दिमाग को या उसके बिहेवियर पर नेगेटिव इफेक्ट डाल रही है. ठीक है. वो कोई लीगल ड्रग भी हो सकती है, इलीगल ड्रग भी हो सकती. अब हम ड्रग इंटरेक्शन देख लेते हैं. ड्रग इंटरेक्शन आपको पता है कि चेंज इन द वे ऑफ ड्रग एक्ट्स इन द बॉडी, मतलब आपकी दवा आपके बॉडी में किस तरह से काम करने में बदलाव कर रही है, किस चीज़ से इंटरेक्शन कर रही है, आपके फूड से, आपकी बॉडी से, किसी हर्ब्स से. ठीक है. किस चीज़ से इंटरेक्ट कर रही है. अब ड्रग इंटरेक्शन के दौरान किसी दवा का इफेक्ट बढ़ भी सकता है और किसी का घट भी सकता है. अभी आपने कुछ क्वेश्चंस पीछे मैंने आपको बताए, क्लोरामफेनिकॉल, टॉल्बुटामाइड, वो सारे क्वेश्चंस. ठीक है. वो ड्रग इंटरेक्शन के ही क्वेश्चंस थे आपको. ठीक. अब ड्रग डिपेंडेंस मतलब किसी चीज़ पे पूरी तरह से निर्भर हो जाना. ठीक है. ठीक. निर्भर हो जाना. अब उसको उस चीज़ की एक या एक से ज़्यादा ज़रूरत है, उसके बिना वो नहीं चल सकता. ठीक है. अब ड्रग डिपेंडेंस और ड्रग अब्यूज़ 2 टर्म्स हैं आपके पास. तो अब्यूज़ अर्ली फेस ऑफ इनअप्रोप्रिएट ड्रग है. सबसे पहला जो इंसान करता है वो अब्यूज़ ही करता है. फिर उसके बाद धीरे धीरे अब्यूज़ करते करते वो डिपेंडेंसी कॉज हो जाती है उस ड्रग के ऊपर. ठीक है. और डिपेंडेंस जो है वो मोर सीरियस प्रॉब्लम है देन अब्यूज़. ठीक. नेक्स्ट क्वेश्चन. मॉर्फिन एंड हीरोइन कम्स अंडर. भाई CNS स्टिमुलेंट भी नहीं है, डिप्रेसेंट भी नहीं है, इनहेलेंट्स भी नहीं है, तो क्या है? नार्कोटिक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ड्रग एडिक्शन? मॉर्फिन, हीरोइन, अल्कोहल, टी एंड कॉफ़ी. ड्रग एडिक्शन का एग्जाम्पल टी एंड कॉफ़ी नहीं होता. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. ड्रग और केमिकल एजेंट्स दैट अफेक्ट एबनॉर्मेलिटीज़ इन इंडिविजुअल एम्ब्रियो की बात हो रही है, ध्यान देना. तो एम्ब्रियो की बात हो रही है तो उसको आप टेराटोजेनिटिसिटी कहते हो. ठीक है. जब एम्ब्रियो में ही, गर्भ में ही बच्चे में कुछ एबनॉर्मेलिटी आ जाए तो उसको टेराटोजेनिटिसिटी कहते हैं. और जिस एजेंट्स की वजह से ये होता है उसको हम टेराटोजेंस कहते हैं. ठीक है. यानी कि आंसर मैंने आपको बता दिया. अब इडियोसिंक्रेसी is an abnormal reactivity to a chemical that is peculiar to an given individual. ठीक है. इडियोसिंक्रेसी हर किसी में नहीं होती, किसी किसी इंडिविजुअल में होती है. ठीक है. किसी केमिकल्स के लिए कुछ अलग सा रिस्पॉन्स. ठीक. नेक्स्ट. डैश कॉज फूड पॉइजनिंग किसकी वजह से होती है भाई? तो आंसर इज क्लॉस्ट्रीडियम बोट्यूलिनम. नेक्स्ट क्वेश्चन. डैश इज़ यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबैक्टीरियल सेरा. क्या यूज़ करते हैं? शीप. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन्वेंट्री कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग. जब आप इन्वेंट्री करते हो, किसी चीज़ की एंट्री करते हो, लिखेंगे कंप्यूटर पे, तो क्या लिखेंगे भाई? ये सारी ही चीज़ें लिखेंगे ना, रॉ मटेरियल्स, प्रोसेस गुड, फिनिश गुड, सब कुछ. ठीक है. नेक्स्ट. रोल ऑफ फार्मासिस्ट एट बेड साइड फार्मेसी. अब बेड साइड फार्मेसी में फार्मासिस्ट का क्या काम होता है? ठीक है. उसका काम होता है वार्ड को विज़िट करना. बेड साइड फार्मेसी क्या होती है? ठीक है. बियॉन्ड ऑफ OPD और IPD से हट के जो फार्मासिस्ट का काम होता है उसको. ठीक है. इसमें क्या होता है? बाय चेकिंग एवरी पेशेंट बेड बाय बेड. पेशेंट फार्मासिस्ट हर पेशेंट के पास जा कर के उनसे मिलता है, उनसे बात करता है. ठीक है. और क्या करता है? पेशेंट के प्रिस्क्रिप्शन को इवैल्यूएट करता है वार्ड विजिट के दौरान. ठीक है. अपने इंटर प्रोफेशनल टीम और फिजिशियन नर्सिंग स्टाफ के संग मिल कर के. अब इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है
कि इससे आप पेशेंट को केयरफुली ऑब्जर्व कर पाएंगे, ठीक है। आप ड्रग का क्या फार्माकोकाइनेटिक्स है उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं और हर इंडिविजुअल पर उसका क्या इफ़ेक्ट है और उसके क्या एडवर्स इफ़ेक्ट सामने आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें बैक साइड फार्मेसी के थ्रू रिकॉर्ड हो सकती है, ठीक है। इसमें फार्मासिस्ट का इतना ही रोल नहीं है कि वो ड्रग दे पेशेंट को आईपीडी ओपीडी में, ये सब का उसका कोई रोल नहीं है। बस वो क्या करेगा, हर पेशेंट के पास बेड टू बेड जा करके उनके रिस्पॉन्स को नोट करेगा, उनसे इंटरैक्ट करेगा पर्सनली, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द टुडेज़ क्वेश्चंस। अगले लेक्चर में हम और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। आप तब तक ये क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ें, इसको अच्छे से ध्यान में रखें क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। थैंक यू।